एनसीईआरटी छोड़ दीजिए पहले, हम लेकिन जो आपका केमिकल जो प्रॉपर्टीज में पढ़ना है उससे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिंग रेडियस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मैं रेडियस तो समझ पा रहे हैं ना सर? डिफरेंस बिटवीन द सेंटर टू सर्कल, जो सेंटर है उससे और जो सर्कल का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते हैं रेडियस। तो अब हम इसमें जो रेडियस पढ़ना है वो एटम का पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में हमें एक एक एलिमेंट्स की स्टडी करना है ना। जब एक एक एलिमेंट्स की स्टडी करना है तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? एटम के लिए। बोलिए। तो यहाँ जो हम रेडियस में लिखेंगे सर एटॉमिक रेडियस, क्या लिखेंगे भाई? एटॉमिक रेडियस। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन center of nucleus, distance between center of nucleus and outermost electron, outermost, देखिए हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं outermost, बट ऑर्बिट से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जब outermost क्या बोल रहे इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट बोलिएगा तो एक रेंज होगा और इलेक्ट्रॉन बोलिएगा तो सबसे लास्ट निकल हम वहाँ तक ले लेंगे। ठीक है भाई? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट टू डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस, टू डिफाइन एज एटॉमिक रेडियस। इसे क्या बोलते हैं भाई? एटॉमिक रेडियस। अपने मन से मान लीजिए सर ये न्यूक्लियस है ना, और आपने पढ़ा ना सर इस तरह से एटम होते हैं। बोले भाई अगर ये सेल है, अगर ये सेंटर ही है ना, अगर ये सेंटर ये है तो सर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। इतना आपने कुछ सुना है या इतना समझ पा रहे हैं? इतना नोट करिए, फिर आपको बताते हैं थोड़ा इसमें। अच्छा, आपने कभी ये सुना है सर इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है? वेव का भी प्रॉपर्टी होता है और पार्टिकल का भी प्रॉपर्टी होता है। सुना है भाई कभी इस तरह से? सर इलेक्ट्रॉन के पास किस तरह की प्रॉपर्टी है भाई? ड्यूअल प्रॉपर्टी भी है। और कौन सा प्रॉपर्टी है? बोलिए। डबल प्रॉपर्टी है ना। देखिए वेव आप ऐसे समझिएगा, यदि हम पानी में कुछ फेंक देते हैं तो पानी नहीं ऐसे मूव करता है, इसको हम वेव बोलते हैं। ठीक है? या ऐसे समझिए कि बहुत सा लंबी लाइन लगी हो टिकट लेने के लिए, ठीक, जो आगे का पर्सन हो जैसे ऐसे विंडो पे हो वो ऐसे हो जाए इस तरह से, पैर नहीं हटाया, जैसे आगे का जो पर्सन वो कैसे हो जाए, जितने पर्सन सब ऐसे हो जाएंगे, इसी को वेव बोलते हैं। पोजिशन चेंज नहीं हुआ बट सब ऐसे हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास ये ड्यूअल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे जब पार्टिकल होगा ऐसे सर्कुलर मूव करेगा और जब वेव होगा सब इस तरह से मूव करेगा। समझ पा रहे हैं? अब अगर आप डिफरेंशियल आ गया सर, एक बार देखो यहाँ से कहाँ मिलेगा, फिर देखो कहाँ मिलेगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ? दो रेडियस मिलेगा ना। वैसे तो हम जनरल ये वाला खींचते हैं, तो जनरल हम ये वाला पढ़ते हैं, बट रियल में अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस तरह से मूव करेगा ना। दूसरा पॉइंट, जो आपका एटम है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप बताओ यदि फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये मेजर कैसे कर पाएंगे? एटम फ्री फॉर्म समझ पाएंगे? जैसे सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा बॉन्ड बनाने के चांस रहता है। ऐसा कैसा रहता है भाई? वो हमेशा बॉन्ड बनाना चाहता है। क्या चाहता है हमेशा? अब बताइए फ्री फॉर्म एग्जिस्ट, आप यहाँ फिर से एक पॉइंट लिखिएगा, सिंस
single atom cannot be isolated. देखिए जो आइसोलेटेड है इसका मीनिंग है कि आपको कभी भी एटम सिंगल नहीं मिलेगा। बात समझ पा रही है? कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलेगा। कैन नॉट बी आइसोलेटेड, सो द एटॉमिक रेडियस डिफाइंड एज atomic radius defined as अब बताओ जो आपने ये ऊपर एक्सप्लेन किया है ये करेक्ट है कि टीच का नहीं? ये जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? फिर सुनिए, एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करके बैठेंगे? या फिर इलेक्ट्रॉन आपको सर्कुलर से मूव करेगा? नहीं ना। जो हमने बोला सर एक प्लस देखो ये वाला मिला, फिर ये नहीं करके पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे एभव इज नॉट करेक्ट। क्या लिखेंगे भाई? इज करेक्ट, बट है क्या कि चलता है, जब इस तरह से पढ़ाया जाता है इसलिए खींच दिया जाता है, इस पर कभी फोकस नहीं किया जाता। ये बात समझ पा रही है? हम लोग बस ये पढ़ते हैं, इस पर खुश हो जाते हैं, कभी इस पॉइंट को फोकस नहीं करते हैं कि एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम कभी भी आपका फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए जब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फ्री फॉर्म में तो एटॉमिक रेडियस कैसे निकालोगे? ये समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमेशा एटम कंबाइन करता है। क्या करता है भाई? जब कंबाइन करेगा तब एग्जिस्ट करेगा। जब हम एटॉमिक रेडियस निकालेंगे वो कंबाइन फॉर्म में निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? थोड़ा सा मिटा दे इसको। अब देखिए फिर से, मान लीजिए सर ये एटम है, क्या है और ये भी क्या है, जो कंबाइन करेगा पहले ऐसे मान लीजिए मॉलिक्यूल बनेगा ना। तो अब हमें ये देखना है कि सर वो एटम जो वो क्या हो सकता है, वो एटम है वो, यदि वो एटम एस ब्लॉक का है, कहाँ का भाई? देखिए एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, क्या होते हैं आपने मन से बताइए। यदि हमने एटम जो ले लिया वो मेटल ले लिया, क्या ले लिया भाई? और दूसरा जो ले लिया वो क्या ले लिया? इनकी जगह जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड। और जो रेडियस होगा उसका नाम क्या दे देंगे? मेटेलिक रेडियस। नाम क्या दे देंगे भाई? मेटेलिक। अब यदि मान लीजिए सर एक आपका एटम एस ब्लॉक का हो, एक आपका पी ब्लॉक का हो, एक आपका आई नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी पी ब्लॉक का हो और ये भी कहाँ का हो? पी ब्लॉक का। तो सर अगर पी ब्लॉक का होगा उसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं भाई? जो नॉन मेटल इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वहाँ जो रेडियस होगा उसे क्या बोलेंगे भाई? कोवेलेंट। और यदि मान लीजिए जो आपका ये है वो गैस हो, ये भी क्या हो आपका? गैस। जैसे आपने हीलियम का नाम सुना होगा या हाइड्रोजन गैस का नाम सुना होगा, क्लोरीन गैस का नाम सुना होगा। सर अगर मान लीजिए गैस है, ये भी क्या है? इसकी जो फोर्स लगेगा इसे बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। और यहाँ जो रेडियस होगा उसका नाम क्या देंगे भाई? वैन डर वाल्स। फिर से देखिए समझ आपको कभी आएगा। हाँ, मैं इतना मतलब फोर्स फोकस नहीं कर रहा हूँ, जो अगला चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है उसमें पढ़ते हैं कि कैसे बॉन्ड बनेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे हम बस ये बताना चाहते हैं सर एटम फ्री फॉर्म एग्जिस्ट जब नहीं करेगा तो कंबाइन तो करना पड़ेगा ना। अब अगर मान लो आपका क्या हो मेटल, उसमें जो रेडियस बनेगा उसे क्या बोलेंगे? और अगर मान लो वो क्या हो नॉन मेटल, उसमें जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? या फिर अगर वो क्या हो आपका और दूसरा भी क्या हो उसमें जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? आप लिखिएगा टाइप ऑफ रेडियस। क्या लिखिए भाई? या टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। लिखिए भाई टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। क्या लिखिए भाई?
टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहले लिखिएगा फर्स्ट कोवैलेंट रेडियस। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे भाई? फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, देखिए इसमें तो ब्रैकेट में लीजिएगा रिलेटेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम जब केमिकल बॉन्डिंग बनेंगे उस पर फोकस करेंगे, इस पॉइंट पे रिलेटेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। ये किससे रिलेटेड है भाई? कोवैलेंट बॉन्ड से। और आपने भी सुना वैसे जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग के द्वारा बनता है। कैसे बनता है भाई? शेयरिंग के द्वारा। which exist in molecule between two atom। ठीक है, which exist in a molecule। किसमें exist करेगा भाई? between two atom। याद रखिएगा सर, कितने एटम भाई? 2 एटम। अब आपने कभी ये मॉलिक्यूल का नाम सुना है आपने, या फिर ये नाम सुना है, या फिर ये नाम सुना है भाई? बोलिए। तो अब देखिए, अगर इसमें एटम लिखे तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन होगा कि नहीं? सॉरी। और यहाँ देखा जाए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन होगा कि नहीं? और यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन होगा कि नहीं? बोलिए भाई। इसमें इतना आप नॉलेज में जानते रहिएगा, जब बॉन्ड बनेगा किस टाइप का बनेगा भाई? और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो, ये समझ पा रहे पहले आप? इस रिलेटेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया भाई। अब देखिए, अब एटम आपका वो बाइंडेड हो गया ना। अब जैसे मान लीजिए ये एटम है तो उसका हम ऐसे बना देंगे, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर का सेल हो गया। दूसरा एटम है इसको हम ऐसे बना देंगे, मतलब अभी दूर दूर है क्या भाई? जब पास पास ले जाइएगा कुछ इस तरह से कंबाइन करेगा तो तभी तो बॉन्ड बनेगा। और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ से अगर ये न्यूक्लियस ऐसे मिले यहाँ पे, देखिए आप समझ गए ऐसे। अब ये डिस्टेंस टोटल आप मान लीजिए क्या मानना चाहते हैं? डी मान ले। ये इसी को हम बोलते हैं ये हाफ डिस्टेंस कोवैलेंट रेडियस। इसी हाफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? कैसे देखिए, इनके भी जो बॉन्ड बनेगा उसका क्या नाम है भाई? अब बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 बॉन्ड बन गए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो गया ना, स्टेबल हो गया ना यहाँ पे। अब आप आराम से मेजर कर सकते हैं इस तरह से। अब ये देखिए पूरा बोलते हैं डायमीटर साइड बोलते हैं, 2 न्यूक्लियस के बीच का। जो हाफ डिस्टेंस इसी को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। ये समझ गए आप? बोले भाई। अब एक पॉइंट और सुनिएगा, यहाँ कैसा बॉन्ड है? यहाँ कैसा है? और यहाँ इधर बॉन्ड बढ़ रहा है ना। यदि आपसे पूछा जाए सर कोवैलेंट रेडियस क्या होगा, तो बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड क्या होता है? पर इतना नोट करिए आप, हमने लिख देंगे सर रेडियस 1/बॉन्ड आएगा। अब अगर हम देखिए कोवैलेंट रेडियस क्या लिखे भाई? सबसे अधिक कोवैलेंट रेडियस कहाँ किसका होता है? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कम क्या होगा? सबसे कम डाटा भी बता दें आपको। सिंगल होता है 1.54 एनएस का, होता है 1.3 एनएस का, 1.20 एनएस का। आप अगला कुछ देखिए कौन सा वो पिकोमीटर में है। इसमें देखें पिकोमीटर देखें भाई 154 हो जाएगा, 134 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये मिलेगा कहाँ पे? मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहाँ बेंजीन मिलेगा, यहाँ आइसोमर बेंजीन मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा 1.54, 1.34, 1.20। एनसीईआरटी 11th की सेकेंड पार्ट, क्लास 11th का एनसीईआरटी इसमें क्या मिलेगा आपको? सेकेंड पार्ट। चलो आगे इसमें बोलिए। नेक्स्ट लिखिएगा वैन डर वाल रेडियस। नेक्स्ट क्या लिखिए भाई? वैन डर वाल। बस यहाँ मिटा दें इसको, ऐसे लिखे भाई वैन डर वाल रेडियस। सेकेंड
रिलेटेड विथ वंडर वाल फोर्स। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? रिलेटेड विथ वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल किससे रिलेटेड है भाई आपका? अब देखिए लिखिएगा, देखिए which exist between two or more than two molecules, which exist between two or more than two molecules, two or more than। अब फिर से देखिए, जैसे ही आपने मन से मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, तो आपने कहा सर ये एग्जिस्ट करेगा तो सर एक मॉलिक्यूल्स में या फिर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स में? ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इनके जो फोर्स है उसका नाम क्या रखिएगा भाई? वंडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा भाई? अच्छा, आपने कभी सुना है कि गैस जो होते हैं ना तो पास पास आएंगे ना तो दूर दूर रहेंगे, ना तो एकदम पास आके कोलैप्स होंगे, नहीं वो क्या है दूर चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही वीक फोर्स लगता है, यहाँ जो लगेगा बहुत ही वीक फोर्स, इसको बाइंड किया रहेगा, इसका नाम क्या दे देते हैं? अब देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाए, सुनिएगा ऐसे, तो ऐसे बनाने इस तरह समझ लें पहले, इसका बनाइएगा मान लिया अपने मन से ऐसे बना ले, बोलिए भाई। अब अगर इसको देखिए सर ये न्यूक्लियस है ना, ये इसका हाफ डिस्टेंस हुआ पहले, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, तो हम देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या भाई आपका यहाँ से देखिए। अब इसमें जो सेंटर लीजिएगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ से देखिए आपका सेंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसको देखिए इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये पूरा डिस्टेंस हो रहा है डायमीटर, क्या बोले भाई? और इसका जो ये हाफ आएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या बोलते हैं? वंडर वाल रेडियस। या फिर ऐसे देखिए, एक और तरीका इसको समझने का है, जैसे ये मान लिया टर्म है ना, इसका अगर मान लिया आप डिस्टेंस से लेंगे, ठीक, इधर से आप ये लीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस आप ये हो गया ना भाई, जो हाफ है ना ये, इसको आप क्या बोलेंगे? वंडर वाल। अच्छा, आप देखिएगा इसके ऊपर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, इसको कैसे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे ये ऐसे होगा, उसमें ये रेडियस है सर, आप देखिएगा ये हाफ रेडियस होगा, ये डायग्राम बनाया आपने कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, और इसमें आपको लगे सर ये तो इतना तो है प्लस इतना ये भी एक्स्ट्रा क्या है। ऐसे सोचिए अगर ये सर्कल यहाँ से हम लेते इतना डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मान लें अपने मन से, अब आप देखिए सर दूसरे डायग्राम में आपको बस यहाँ से इतना ही लेना है, तो कितना हो जाएगा? कम होगा कि ज़्यादा? अब देखिए जब कोवेलेंट बनेगा सर एक ऐसे भी तो बन रहा है, तब यही ना सेंटर आपका बीच में आ गया। जब कोवेलेंट बनेगा तब भी यही तक ना पा पाए, वैसे इसका पहले बाउंड्री यहाँ तक था, बट आपने मेजर कहाँ तक किया? इतना कम हो गया ना। इसके हिसाब से यहाँ तक मेजर हो रहा था, बट इतना कम हो गया ना। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सर इससे हमेशा छोटा होता है। देखिए यही लीजिएगा भाई, पूरा एटम भी नहीं लेगा, आई थिंक इस पेटर्न से बाहर चली गई ना, नहीं समझ पाए, नोट करिए। नेक्स्ट लीजिएगा थर्ड, मेटालिक रेडियस। क्या लीजिए भाई? क्या है? मेटालिक रेडियस, इनका रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड, रिलेटेड विथ मेटालिक बॉन्ड। ये किससे रिलेटेड है भाई? मेटालिक बॉन्ड से, ठीक है। अब जैसे आपने कभी डी ब्लॉक का नाम सुना होगा, तो उसमें भी मेटल होते हैं, आपने चेक पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट का नाम सुना होगा। कैसे सोचिए, मान लीजिए हम अपने मन से सोडियम ले लिया, फिर आयरन ले लिया, आयरन। दूसरा भी क्या आपका
ऐसे बॉक्स था ना इस तरह से आयरन का, जब इसको पास लेके आइएगा आयरन का, देखिए कुछ इस तरह से बने। कभी भी अब ऐसा तो नहीं है कि मेटल होगा दूसरे घर में जाएगा ये किधर आएगा, तो मेटल तो सॉलिड होते हैं ना, तो इसका सेंटर या इसका सेंटर जब ऐसे कीजिएगा तो ये ना हाफ डिस्टेंस हो गया आपका, सॉरी ये हो गया पूरा। अब देखिए थोड़ा सा ये डिफाइन कर समझ पा रहे हैं आप, इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया आपका, इसमें सबसे बड़ा यहाँ तक है कि नहीं, सबसे बड़ा कौन हो गया आपका वंडरवाल। अभी ये पूरा आपका सेंटर तक आ रहा है। जबकि इसके पहले जो आपने लिखा था सर कोवैलेंट, वो देखिए कुछ इस तरह से था, देखिए ऐसे था ना भाई, इस तरह से कहीं ना आ रहा था। तो अगर आपसे पूछे ऑर्डर सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, ऑर्डर अगर पूछे तो सबसे बड़ा किसका होगा भाई, उसके बाद क्या आएगा आपका मेटलिक रेडियस, उसके बाद अगर हम बोलना चाहें तो एटॉमिक रेडियस। बट ये नहीं पूछता, हमेशा सीधे क्या पूछेगा, ये आगे समझ पाए कुछ पहले थोड़ा बहुत नोट करिए भाई इसको। नेक्स्ट देखिए 4 आयनिक रेडियस। और क्या भैया आपका आयनिक रेडियस, ठीक है। देखिए इन any ions in any ions the distance between the in any ions the distance between the center of nucleus and outermost cell, center of nucleus and outermost cell। समझिए भाई। अच्छा आपने कहा सर आयनिक रेडियस, क्या बोला भाई, अपने मन से बताइए। यदि कोई भी एटम है जब आयंस में कन्वर्ट होगा, आयंस में कितने आयंस होते हैं, कितने टाइप के, एक आपका कैटायन होता है और दूसरा, जब भी आयंस में दो ही टाइप का बनेगा ना भाई, एक कैटायन दूसरा क्या बनेगा, एनायंस ही में बनेगा। पहला लिखो फर्स्ट रेडियस ऑफ कैटायन, फर्स्ट का लिखिए भाई रेडियस ऑफ कैटायन। सोडियम का नाम सुनिए आप, ये सोडियम है और ये क्या भाई, दोनों सोडियम पर दोनों डिफरेंस है। सर ये पैरेंट सोडियम है और ये आयंस है, ये पैरेंट एटम है, ये आयंस के फॉर्म में है कि नहीं। फिर से देखिए ये पैरेंट एटम है ना भाई, मेन सोडियम, ये क्या है, देखिए भाई रेडियस ऑफ कैटायन। रेडियस ऑफ कैटायन का मतलब हम अपने मन से लिखेंगे सोडियम पॉजिटिव, क्या समझ पाएंगे आप, बोले भाई। देखिए it is smaller than parent atom, it is smaller than parent atom। ये parent atom से क्या भाई, अब अपने मन से बस एक एग्जाम्पल बता दें कि सोडियम है कि नहीं, सोडियम आयन है कि नहीं, कौन स्मॉल है, क्या ऐसे हो जाएगा ऑर्डर। आपको लिखना है स्मॉलर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, इट इज स्मॉलर देन पैरेंट एटम, इसी विषय देखिए ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं भाई कि जो भी कैटायन होगा हमेशा अपने पैरेंट से क्या होगा, छोटा होगा। पैरेंट मीन्स न्यूट्रल वाला, पैरेंट मीन्स रिलेशन भाई। फर्स्ट समटाइम्स, पहला समटाइम्स कैटायन हैज लेस नंबर ऑफ सेल,
less number of cell so that cell as that का parentator as that parentator जैसे अभी आपने बोला सर सोडियम, क्या बोला भाई? टाइम बनेगा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि नहीं? क्या आपको ये पता है कि सर सोडियम को लिखते हैं 281, इसके लिए क्या लिखेंगे भाई? सही है ना? आप बताइए। देखिए इसको बोलते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो कितनी सेल हो गई भाई इसमें? 3 सेल हो गई ना। अपने मन समान लीजिए क्या है भाई? फर्स्ट, सेकंड और ये है ना रेडियस। और यहाँ कितनी सेल बची भाई? तो न्यूक्लियस अगर ये तुम्हारी फर्स्ट और ये क्या हो गया आपका? ये डिस्टेंस है ना यहाँ पर। अब बोलिए सर रेडियस बढ़ गया कि घट गया? ये पहले कितनी सेल थी? पहला घर 3 मंजिला था, कितना था भाई? बाहर आ गया 3 मंजिला चला गया, कितना बचा फिर? देख आप ग्राउंड फ्लोर से आपका डिस्टेंस बढ़ गया कि घट गया? तो सेल घट गए ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस घट गए ना। बोलिए भाई, नोट कर लीजिए इस तरह से डायग्राम। अब अगर आप मान आपसे कोई कहे कि सर ये डिस्टेंस मान लो R1 है, क्या है? ये डिस्टेंस क्या मान लें? कौन बड़ा होगा? लेकिन ऐसे R1 गिरने का ना इस तरह से नोट करिए भाई। फिर लिखिएगा सेकंड पॉइंट। पहला समझिए कंडीशन। सर या तो पहले हो सकता है सेल कम हो जाए, क्या कम हो जाए भाई? सेल, तो वैसे यहाँ पर रेडियस घट जाएगा। बोलिए सेकंड लिखिएगा व्हेन अ न्यूट्रल इज, सेकंड पॉइंट, व्हेन अ न्यूट्रल is converted into positive ion, ions, then Z effective increases than the साइज डिक्रीजेज। साइज अभी मैं समझा रहा हूँ आपको ये क्या है, साइज डिक्रीजेज। ठीक है भाई? अच्छा अपने मन से सोचिए, ये फैन सर्कल हो रहा है ना, इसमें ब्लेड लगा हुआ है ना भाई, और आप एकदम कॉर्नर पे इस पे कोई सा चांस रख दीजिए, ये ऐसे बार बार रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक, मान लेते हैं उस पर रख देते 3 kg, क्या रख देते? अब जो सर्कल का सेंटर होगा उसके पकड़ा होगा। अच्छा आप उसको 3 से 2.5 kg कर दो, कितना कर दीजिए? तो जब 2.5 करिएगा तो अब बताइए जो सेंटर और तेज चलेगा कि और स्लो चलेगा? और स्लो चलेगा। फिर से सोचिए, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये हैंड है ना, ये इस तरह से ये 5 फिंगर कनेक्ट किया कि नहीं? बोले भाई आपने इसमें जैसे पावर बहुत है, सबको कनेक्ट किया है, ठीक? ऐसे सोचिए ये पावर लाइन को देना बाबू, जैसे मान लीजिए ये पावर बैंक है ना भाई, है ना पावर बैंक, इससे आपको 2 फोन चार्ज करने, कितना? ठीक, 2 फोन चार्ज हो सकता है। आपने 2 फोन चार्ज किया, मान लीजिए चार्ज करने का 2 घंटा, कितना लगा? ये फुल चार्ज था, 2 फोन को मतलब 2 घंटे फुल चार्ज करें। दूसरे दिन आपने फिर इसको चार्ज किया, ये फुल चार्ज है, आप इसे फेक फोन लगाया, बस आपको ये बताना है कि इसका पावर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा पावर इसका। एक फोन लगाइएगा तो देर तक चार्ज करेगा ना, पावर तो ज़्यादा है इसमें। आप 2 लगाए तब 2 घंटा खींच रहा था, अब आपने एक ही चार्ज लगाया ना, तो कितना चार्ज लगाया ऐसे एक, तो अभी ये चार्ज करेगा, अभी बच भी जाएगा। सही है ना? तो उसी तरह से क्या है कि देखिए जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस
वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ा होता अपने तक कि इलेक्ट्रॉन कहीं घर छोड़ के भाग न जाए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वैसे ही काम कर दीजिएगा उसका पावर और बढ़ जाएगा, उसका पावर और बढ़ जाएगा। जैसे नहीं आप सुना होगा, जैसे स्कूल में अगर 10 बच्चों की सीट है और 8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, कितना अगर तो टीचर और अच्छे से कमांड करेगा, और 10 का सीट है 15 हो जाए उतने अच्छे से कमांड। उसने यही कहा कि मैं इसको पढ़ाऊंगा जेड इफेक्टिव, पर आपको ये याद नहीं होगा। आपकी क्लास में किसी ने घर से 2 मिनट सवाल लिख के लाया था, कोई स्टूडेंट उसने इसी पे लिख के लाया था इफेक्टिव के चार्ट होते इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। उनका सवाल इसी पॉइंट पे था, पर ये पॉइंट अभी हम पढ़े नहीं थे, अभी पढ़ाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना अभी, बस आप नोट कर लीजिए कि सर वेन न्यूट्रल इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयंस देन जेड इफेक्टिव देन द साइज। अब जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम है क्या भाई, ठीक है। अब अपने मन से इसमें जेड इफेक्टिव मान लीजिए जो भी होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया। अब जब पॉजिटिव कन्वर्ट होगा तो जो आपने ऊपर लिखा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं, तो यहाँ सर ऐसे नहीं सर, जो डिफेक्ट यहाँ होगा क्या हो गया, अच्छा ये इसमें कन्वर्ट हो गया किसमें, अब यहाँ जेड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा कि नहीं। अब अगर बात करें टाइम पीरियड किसका, तो यहाँ जो भी होगा अब इधर जो टाइम पीरियड होगा वो, और यहाँ देखिए तो ये तो आपने लिखा ना सर, वेन न्यूट्रल इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयंस देन जेड इफेक्टिव देन साइज। इसे पॉजिटिव है सो न्यूट्रल है ना, किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना। अब इसको न्यूट्रल मान लीजिए, ये पॉजिटिव फिर बढ़ा कि नहीं, देखिए इससे और बढ़ गया कि नहीं। और आपने कहा सर जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज, देखिए यहाँ से बढ़ा ना जेड इफेक्टिव तो साइज, अब यहाँ जेड इफेक्टिव तो साइज। वैसे ही सोचिए, देखिए पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने 2 है, अब इधर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब यहाँ भी कितने हो गए, नहीं समझ पा रहे भाई। वैसे भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना भाई। अब जैसे आपके एक घर है, आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए, कल फिर घर थोड़ा तोड़ दीजिए, तो डिस्टेंस तो घटेगा ना। नोट करिए तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा इसमें, ये समझ पा रहे हैं जैसा आप क्यों ले गया भाई। चलो भाई ये सेकंड है ना कंडीशन, इसके बाद लिखिएगा थर्ड कंडीशन। सेकंड के बाद क्या लिखिए भाई, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाई, ठीक है। अब देखिए आयनिक रेडिएशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नोट करिए। ठीक है भाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आपने विलियम का नाम सुना है, हमने यहाँ क्या बना दिया, वैसे भी लिख दिया ना अपने मन से। अच्छा आपने भी थोड़ा पहले लिखा कि सर अगर न्यूट्रल इसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। अब यहाँ से देखिए और पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया और बढ़ जाएगा, और यहाँ से देखिए और कन्वर्ट हो गया और बढ़ जाएगा कि नहीं।
तो आपने कहा सर जब ये कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस यहाँ से यहाँ घटेगा, तो इधर आएंगे तो यहाँ आएंगे तो, बट हमको इसको अब किससे सॉल्व करना है? अब बताइए अपने प्रोटॉन कितने का एल्यूमिनियम है तो क्या बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? देखिए होता क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है तो लॉस भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है और आएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। न्यूक्लियस में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसमें प्रोटॉन पे कोई चेंजिंग। अब आप बताइए अपने मन से, सर हमें ये लिखा ना इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, अपने मन से देखिए, आपने तो हेडिंग का लिखा आयनिक रेडियस ना, इसके डायरेक्टली बोल दो भाई सर प्रोटॉन क्या है, कांस्टेंट है तो मिटा दें, नहीं समझ पा रहे भैया। सब में प्रोटॉन कितना है तो ऐसी कांस्टेंट आएगा सब में, हमारा आंसर किससे मिल जाएगा? अभी के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आयनिक रेडियस घट जाएगा, तो इसके हिसाब से घटेगा ना, इसके हिसाब से सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा? अभी तो उस वाले कॉन्सेप्ट से ही आएगा, अरे जेड इफेक्टिव वाले से भाई नहीं समझ और नोट करें। जब भी आयंस का सवाल आएगा हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ रेक्टेंगल कितना आपने लिखा भाई, ड्यू टू रिलीजियस ना, पहला लिखा सर या तो सेल घट जाएगा, दूसरा लिखा सर होगा जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तीसरा हम देख देंगे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, क्या देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। चले आगे फिर नेक्स्ट लिखिएगा रेडियस ऑफ एन आयन, रेडियस ऑफ एन आयन। अच्छा हम समझ नहीं पा रहे हैं एन आयन का क्या मतलब है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कि बढ़ जाएगा? जैसे अगर ये क्लोरीन है, एन आयन बनेगा सेल पॉजिटिव बनेगा सीएल नेगेटिव बनेगा, बस ये पूछना चाहिए, ये समझ पा रहे हैं ना आप? तो जब एन आयन बनेगा उसमें कौन सा चार्ज आएगा? देखिए पहला पॉइंट रेडियस ऑफ एन आयन, radius of an ion is always larger than that of its parent atom, than that of its parent atom। जैसे आपने क्लोरीन का नाम सुना है भाई, देखिए 287 होता है और जब क्या बन जाएगा, अब क्या हो गया भाई 288 ना। अब अपने मन से देखिए, अभी आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया ना भाई, नहीं समझ पा भाई। आप मान लीजिए अगर इस पर 3-4 लोग हो और बाहर से अगर कोई भाई साहब मान लीजिए लाडो का फ्रेंड भी आ जाए, 2 लोग और आ जाए, जो भी स्पेस तो बढ़ जाएगा ना एक तरह से। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो उसमें रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर हम मान लें कि आप लिखें जेड इफेक्टिव, क्या लिखें भाई, तो इसके पहले अगर देखिए जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, याद आ रहा आपको, यहाँ पर जेड इफेक्टिव घट जाएगा। ये कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। अच्छा उसमें कहा सर जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, घटेगा, यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नहीं घट रहा था, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस समझ पा रहे हैं, ऐसे नोट कर लेते। आप कहिएगा सर वो कंसेप्ट फिर लगाओ, कौन सा? आयनिक रेडियस वाला। क्या था वो आयनिक रेडियस वाला? इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 17, यहाँ कितने? प्रोटॉन इतना ही रहेगा 17। तो सर आप देखो प्रोटॉन तो कांस्टेंट है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ कितने हैं? जब प्रोटॉन ज्यादा सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि नहीं, किसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी? और कर लीजिए भाई
रेडियस ऑफ क्लोराइड बड़ा हो जाएगा किससे? इतना ही रख देते हैं इसमें अभी 9 नोट कर देते